हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केवी की पाठशाला। केवी की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग लास्ट सेशन में क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ को स्टार्ट किया था। यानी कि अर्थ के ऊपर हम किसी भी प्लेस को कैसे लोकेट कर पाते हैं उसे स्टार्ट किया था। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, आपके जो न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस है उसका। तो पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं इससे पहले कि आज की सेशन की शुरुआत करें। बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि कैसे अगर आपके पास एक मैप है किसी स्थान का, तो उसमें हम कैसे किसी भी स्थान को फाइंड आउट कर पाते हैं, लोकेट कर पाते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने टाइप ऑफ मैप के बारे में सीखा था। फिजिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है, थीमेटिक मैप क्या होता है, और उसके कंपोनेंट्स को भी हम लोगों ने सीखा था। कंपोनेंट के अलावा हम लोगों ने एटलस के बारे में देखा था। एटलस क्या होता है, अगर आप में से कोई बच्चा जो है उसे नहीं देख पाया है, उस वीडियो को नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम अपनी जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सिंबल वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये सारी सिंबल को हम लोगों ने कर लिया और ये सारी इंपॉर्टेंट है। आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होगा तो यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बच्चों, आज हम बात करेंगे मैपिंग ऑफ द अर्थ की। तो मैपिंग ऑफ द अर्थ में क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। मैपिंग द अर्थ इज़ अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लेनेट इज़ नॉट अ फ्लैट सरफेस। कह रहा है कि जो अर्थ का जब हम मैपिंग करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाली काम है। डिफ़िकल्ट क्यों बता रहा है बच्चों, क्योंकि हमारा जो प्लेनेट है, हमारा प्लेनेट कौन सा है, तो आप जिस प्लेनेट पर रहते हैं उसे बोला जाता है अर्थ। और आप जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्लेनेट कितने हैं, तो 8 है। उस 8 प्लेनेट में से एक प्लेनेट वो है जिस पर हम लोग रह रहे हैं, यानी कि अर्थ की बातें कर रहा है। तो कह रहा है कि अर्थ इज़ नॉट अ फ्लैट सरफेस, और इसी वजह से अर्थ की जो मैपिंग है वो क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट वाली काम है। इट नियरली हैज़ द शेप ऑफ अ स्फीयर। कह रहा है कि हमारी जो अर्थ है उसकी शेप क्या है, नियरली स्फीयर है। क्या है, नियरली स्फीयर। अब ये नियरली वर्ड जो यूज़ किया गया है वो क्यों किया गया है, नियरली बिकॉज इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। कहता है हम नियरली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बट इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि ये जो पोल है, ये दोनों सिरा को हम क्या बोलते हैं, अर्थ के ये जो दोनों सिरा है उसको हम पोल बोल देंगे। और ये पोल पर क्या है, थोड़ा सा फ्लैट है, थोड़ा सा क्या है, ये फ्लैट है, इसीलिए हम इसको नियरली स्फीयर बोल रहे हैं, ना कि परफेक्ट स्फीयर बोल रहे हैं। हाउएवर इन प्रैक्टिस वी विल कंसीडर इट अ स्फेरिकल। कह रहा है कि हालांकि हम लोग जब इसकी बात करेंगे, अर्थ की बात करेंगे, प्रैक्टिस में जब हम इसको लेते हैं, सो बी कंसीडर इट अ स्फेरिकल। रिप्रेजेंटिंग अ स्फीयर एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ अ पेपर इज नॉट पॉसिबल। टू अंडरस्टैंड वाई, peel an orange in a such a way that you have just 3 or 4 large pieces of skin। कहता है अगर आपको इसको समझना है कि क्यों ये पॉसिबल नहीं है किसी भी स्फेयर को एग्जैक्टली हम किसी भी शीट ऑफ पेपर पर रिप्रेजेंट करें, तो उसका रीज़न ये है कि आप क्या कीजिए कि एक ऑरेंज को लीजिए और उसे छीलिए। पील का मतलब होता है उसे छीलना, और इस तरीके से छीलना है कि आपको 3 से 4 पीसेज ही काटने पड़ेंगे उसके स्किन के। देन ट्राई एंड फ्लैटेंड देम ऑन द टेबल, और कोशिश कीजिए उसको सरफेस पर फ्लैट रखने का। देन आपको क्या रिजल्ट आएगा, यू विल सी दैट यू कैनॉट डू इट विदाउट टीयरिंग देम एट द एजेस। कहता है कि आप उसको फ्लैट नहीं रख पाएंगे अनटिल अनलेस उसके एजेस को आप क्या कर दें, टीयर कर दें। अंडरस्टूड। नाउ कंसिडर अ ग्लोब। कह रहा है कि अब हम ग्लोब के बारे में कंसिडर करते हैं, विच इज़ अ स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। ग्लोब क्या है, तो ग्लोब एक स्फीयर है जिस पर मैप को क्या किया जाता है बच्चों, ड्रॉ किया जाता है। दिस मे बी अ मैप ऑफ अर्थ, द मून, द प्लेनेट मार्स, स्टार्स और कंस्टलेशन इन द स्काई। अब कौन से मैप को हम ग्लोब पर ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको बताया गया है कि वो मैप हो सकता है अर्थ का भी हो सकता है, वो मैप मून के बारे में भी हो सकता है, वो मैप मार्स के बारे में भी हो सकता है, वो मैप स्टार के बारे में भी हो सकता है, वो मैप कंस्टलेशन के बारे में भी हो सकता है। सो बेसिकली इफ़ यू नीड टू डिफाइन अ ग्लोब विच इज़ अ स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। ग्लोब क्या है, एक स्फीयर है जिसके ऊपर क्या ड्रॉ करते हैं हम, मैप कर ड्रॉ कर सकते हैं। वो मैप हो सकता है अर्थ का हो, मून का हो, प्लेनेट मार्स का हो, स्टार्स का हो, या कॉन्स्टलेशन का हो सकता है। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की बात करें, तो अर्थ के रूप में अगर हमको ग्लोब को डिफाइन करना हो तो उस केस में हम डिफाइन कर सकते हैं कि ग्लोब क्या है। सो ग्लोब इज अ मिनिएचर
ग्लोब क्या है, तो ग्लोब इज अ मिनिएचर और ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब क्या है, ग्लोब एक मिनिएचर फॉर्म या ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ है। इसको आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये जो बच्चे देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये ग्लोब है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ग्लोब। और ग्लोब पर हमने क्या दिखाया है, हमने अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उसे दिखाया है। अर्थ के ऊपर क्या होती है, कंट्री हो सकता है, ओशियन हो सकता है, और अगर बहुत सारे कंट्री को अगर इकट्ठा कर लें तो वो कंटिनेंट के रूप में भी होता है। आप लोग जानते हैं टोटल नंबर ऑफ कंटिनेंट कितने हैं, ओशियन कितने हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी होगी। तो हम उन्हीं चीज़ों को क्या करते हैं, ग्लोब के ऊपर शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज ग्लोब, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। ओके, और आपको बोला गया है कि ग्लोब क्या है, आपकी बुक में जो डिफिनीशन दिया है ग्लोब का, वो दिया है कि ग्लोब एक स्फीयर है, ग्लोब इज अ स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। ठीक है, तो आप यहाँ से ग्लोब का डिफिनीशन लिख सकते हैं। ग्लोब इज अ स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन एंड दैट मैप कुड बी ऑफ अर्थ, मून, मार्स, स्टार्स और कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक द वन shown in the drawing on the next page is a sphere that is generally made of metal, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड। कह रहा है कि ये जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो कि बना हुआ होता है, या तो प्लास्टिक का बना हुआ होता है, या मेटल का बना हुआ होता है, या कार्डबोर्ड का बना होता है, जो लगभग क्या है, एक स्फेरिकल होता है, जो लगभग क्या है, एक स्फेरिकल होता है। Here we will study the globe representing the earth geography। कह रहा है कि जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ जो ग्लोब जो दिखाया गया है, इस ग्लोब के ऊपर ना तो मार्स को दिखाया गया है, ना ही मून को दिखाया गया है, ना ही स्टार को दिखाया गया है, और ना ही कंस्टेलेशन को दिखाया गया है। तो दिखाया किसे गया है, तो ये हमें बता रहा है अर्थ के बारे में। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा प्यारा भारत को दर्शाया गया है, और ये इधर अगर आप चलते हैं तो ये डिफरेंट आपको जो कंट्री है उसे दर्शाया गया है। बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो आगे अगर हम बात करें, बिकॉज द ग्लोब एंड अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप। अब हमें क्यों बोल रहा है ये, हेयर वी विल स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ ज्योग्राफी। रीजन उसका दिया है क्योंकि ग्लोब जो होता है ना, वो जिस तरीके से अर्थ एक स्फेरिकल रूप में है, उसी तरह से ग्लोब भी क्या है, स्फेरिकल रूप में है। सो अ ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप। कह रहा है कि ग्लोब हमें एक बेहतर तरीके से अर्थ के बारे में, अर्थ के ज्योग्राफी के बारे में बता सकता है बनिस्पत एक फ्लैट मैप के। अगर हम उसी अर्थ को फ्लैट मैप पर दर्शाएं और उसी अर्थ को अगर हम ग्लोब पर दर्शाएं, तो कौन बेटर हमको जानकारी देगा, तो वो ग्लोब देगा। ओके, लेट अस नाउ एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स फीचर। कह रहा है कि आओ हम इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला आपको समझना है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। अब आपको बोला गया है कि इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी। कहता है कि एक इमेजिन कीजिए बिग मार्केट, शहर का एक बिग मार्केट विद नीट रो ऑफ शॉप्स। कहता है कि एक शॉप्स उसमें इमेजिन कीजिए, एक बिग मार्केट इमेजिन कीजिए और उसमें क्या करना है, रो ऑफ शॉप को इमेजिन करना है। यहाँ पर देखिए, विद नीट रो ऑफ शॉप्स ऑल द सेम साइज, सारे क्या हैं, सेम साइज के हैं। यू वॉन्ट टू मीट अ फ्रेंड एट अ स्टेशनरी शॉप इन साइड द मार्केट बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज। कह रहा है आपको एक यहाँ पर क्या करना है, कुछ शॉप को दिखाना है मार्केट में, शॉप को दिखाना है मार्केट में, और सो यू वुड गिव डायरेक्शन टू मीट मी एट 6 PM टू 6 PM। कह रहा है कि आपके दोस्त को ये जानकारी नहीं है कि वो शॉप कहाँ पर है, लेकिन आपने उसे डायरेक्शन दिया कि आप मुझे ऐसा करो कि आप मुझे 6 PM मिलो। कहाँ पर, तो 7th शॉप। तो यहाँ पर हम उसी रो के हिसाब से बना देते हैं शॉप, 1 2 3 4 5 6 और 7। कह रहा है कि 7th शॉप पर मिलो इन द 5th रो ऑफ फ्रॉम द एंट्रेंस। अगर कहीं से एंट्रेंस है, सपोज मान लेते हैं कि ये एक एंट्रेंस है और यहाँ से अगर एंट्रेंस होगा तो 5th रो में है, तो 5th रो, अगर रो को हम बोलें 1 2 3 और इसे हम कंसिडर कर लेते हैं 4 और इसे हम कंसिडर कर लेते हैं 5। ठीक है, तो 7th शॉप में 5th रो पर अगर उसको मिलना होगा तो वो एग्जैक्टली वो कहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर घुसते के साथ यहाँ पर वो आ जाएगा आपका दोस्त। तो इस तरह से आपको क्या हुआ, जब मैंने उसे ये बताया कि भाई आके यहाँ पर मिलो
और कहाँ पर मिलना है, 5th रो में 7th शॉप पर मिलना है, तो हमारा दोस्त या आपका दोस्त क्या है, एग्जैक्टली इसी शॉप पर आएगा। लेकिन अगर आप उसे ये ना बताते कि आप आओ और आपको कौन से शॉप पर मिलना है, आप सिर्फ ये बोल देते कि ठीक है 6 PM आके मुझसे वहाँ पर कॉम्प्लेक्स में, जो एक कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर आके मुझे मिलो। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, ये कॉम्प्लेक्स तो बहुत बड़ा है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में वो आपको क्या करता, ढूंढती रहता, हर शॉप पर जाता ढूंढता, हर शॉप पर जाता ढूंढता, उसको आपको ढूंढने में बहुत समय मिल लग जाता। लेकिन जैसे ही अगर आपने उसे बता दिया कि ठीक है आप ऐसा करो कि आप वहाँ पर आके हमसे, मान लेते हैं शॉप नंबर 3 में मिलो, कौन से रो में, 3 में, तो 3 रो के 3 शॉप नंबर में मिलो, तो आपसे एग्जैक्टली आपको वहाँ पर आके वो मिल लेगा। यानी कि दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमाइन योर लोकेशन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोऑर्डिनेट हमको किसी भी लोकेशन को प्रिसाइजली डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। नाउ कंसीडर द चेस बोर्ड। अब आपको अगला एक एग्जाम्पल चेस बोर्ड का दिया है। टू रिकॉर्ड मूव्स बाई एडवांस प्लेयर, लेटर्स आर प्लेस अलोंग साइड द मेन पीसेज। कहता है जितने भी एडवांस प्लेयर होते हैं ना, नॉट बिगनर, एडवांस प्लेयर होते हैं, वो अपने मूव को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और इसीलिए हर रो और कॉलम के पास कुछ ना कुछ डिनोट किया हुआ होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो कॉलम है वहाँ पर क्या है, कुछ लेटर जो है डिनोट किया गया है, लाइक ABCDEFGH। और रो वाले में क्या है, लेटर्स के अलावे आपको क्या मिल जाएगा, डिजिट मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितने हैं, 8 × 8, टोटल 64। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखा कि कुछ नंबर से तो कुछ लेटर से क्या किया हुआ है, डिनोट किया हुआ है, और ये दोनों साइड किया हुआ है, राइट। सो दिस सिंपल सिस्टम अलाउज प्लेयर टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव। तो इस तरीके से हम हर स्क्वायर को क्या कर पा रहे हैं, मार्क कर पा रहे हैं, हर स्क्वायर को मार्क कर पा रहे हैं, और कोई भी जो प्लेयर है वो अपने मूव को रिकॉर्ड कर सकता है। द वाइट साइड हैज जस्ट ओपनड द गेम। अब ये वाइट साइड होता है, देखिए चेस में क्या होता है, 2 साइड होते हैं, एक वाइट साइड होता है और एक ब्लैक साइड होता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वाइट साइड ने अपना गेम स्टार्ट किया, यानी ओपनिंग जो है वो किसकी है, वाइट साइड की है। वाइट साइड ने एक मूव किया अपने पॉन्स को मूव करके, पहले यहाँ था पॉन्स, अब उसको मूव करके वो यहाँ पर ले आया। जब यहाँ पर ले आया तब वो क्या रिकॉर्ड करेगा, यानी कि पहले वो उसकी पोजीशन क्या थी और अब की पोजीशन क्या है उसको आपको बताना है। तो पहले कहाँ पर था ये पॉन्स, देख पा रहे हैं कि ये डी कॉलम में रो नंबर 2 में था, तो हम कह सकते हैं कि पहले वो D2 में था, और अब कॉलम तो वही है, लेकिन उसका रो चेंज हो गया, तो अब उसका पोजीशन हो गया D4, यानी कि उसने मूव किया D2 से D4 की ओर। और ये सारे हमें क्या बता रहे हैं, ये सारे हमें ये बता रहे हैं कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट हमको किसी भी चीज़ों के पोजीशन को ईजिली हमें बताता है, किसी भी चीज़ों के पोजीशन को हमें ईजिली बताता है, राइट। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, लेट अस एक्सप्लोर। यूजिंग द सेम टर्म राइट डाउन योर मूव इफ़ यू प्ले ब्लैक एंड रिस्पॉन्ड विद द सेम मूव। कहता है कि अगर आप ब्लैक, आपका जो पीसेज है वो ब्लैक है और आपने भी सेम मूव किया, तो आप यहाँ पर पहले थे D7 में, और D7 से आपने मूव करके यहाँ पर चला, सेम मूव जैसे वाइट चला था उसी तरह से आपने भी एक स्टेप आगे बढ़ा, या मान लेते हैं आपने एक स्टेप, चलिए इसे मूव किया, अगर मान लेते हैं यहाँ मूव किया आपने, ठीक है, कोई भी आपने एक मूव चला, तो आप अपने मूव को रिकॉर्ड कीजिए। मान लेते हैं कि आपका ये मन था कि आप इस मूव को, ई वाले मूव को मूव करें, यानी जो पॉन जो है ई पॉन को मूव करें, तो आपने देखा कि E7 में पहले था, पहले कहाँ था, E7 में था, और अब मूव करके आप कहाँ पर आ गए, E5 में आ गए। पहले E7 से आप कहाँ पर आ गए, E5 में आ गए। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कैसे आप अपने मूव को इजीली रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, किसी भी मूव को आप इजीली रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। तो आपने ये जो दोनों एग्जाम्पल में जो सिस्टम आपने जो यूज़ किया, उस सिस्टम को क्या बोला, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बोला। जिस सिस्टम का इस्तेमाल आपने इस दोनों एग्जाम्पल में देखा, चाहे वो मार्केट को हो या चेस बोर्ड में हो, इसी को हम
क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। अच्छा, किसी बच्चों को अगर सपोज नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, फिर एक और सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। सपोज मान लेते हैं एक हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है या कुछ भी, ये मान लेते हैं सिटी है, ये क्या है, एक सिटी सेंटर है, सिटी सेंटर है, राइट। इस सिटी सेंटर में मैं अगर आपको बोलूं कि कोई बंदा यहाँ पर है तो क्या आप उसकी पोजीशन को बता पाएंगे? तो पता चलेगा कि हम सर ऐसे ही नहीं बता पाएंगे इसकी पोजीशन को, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है, क्योंकि कुछ रेफरेंस नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही मैं इसे ग्रिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, जैसे ही मैं इसे ग्रिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और इसको कुछ रेफरेंस दे दिया, मान लेते हैं ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। जैसे ही मैंने रेफरेंस दिया तब आपने बोला कि हाँ सर अब हम बता सकते हैं कि ये जो बंदा है मिस्टर एक्स, इसकी पोजीशन अब कहाँ पर है, तो इसकी पोजीशन A4 पर है। इसकी पोजीशन कहाँ पर है, A4 में है। तो अब देखिए, आपने जैसे ही मैंने इसको ग्रिड फॉर्म में कन्वर्ट किया, आप किसी भी चीज़ों को आसानी से ढूंढ पाए। अब मैं इसी को थोड़ा पलट देता हूँ। अब मैंने आपको बोला कि ठीक है, जो रमेश है वो सिटी सेंटर के C2 पर है। कहाँ पर है, C2 पर है, यानी C2 शॉप पर है। इसको अगर हम इस पूरे को शॉप कंसीडर करें तो C2 शॉप पर है। तो क्या आप ढूंढ पाएंगे रमेश को? तो हम देखते हैं C कहाँ पर है, तो C यहाँ पर है, और 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यानी C2 की पोजीशन क्या होगी, यहाँ पर हो जाएगी। अगर आपको कोई बोल दे कि D3 को ढूंढ के दिखाइए, तो D3 की पोजीशन क्या होगी, D यहाँ पर देखिए यहाँ है, और 3 कहाँ पर है हमारा, ये है, तो D3 का पोजीशन ये होगा। तो देख पा रहे हैं कैसे सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट काम करता है। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट जो होता है वो किसी भी चीज़ों को, किसी भी प्लेस को आसानी से डिटरमाइन करने में हमारे मदद करता है। सो thanks to their two coordinates, the stationary shop as well as the chess square on the chessboard can be precisely determined। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट की वजह से ही हम क्या कर पा रहे हैं, जो स्टेशनरी शॉप और चेसबोर्ड पर जो पीसेस का मूव था उसको हम आसानी से डिटरमाइन कर पा रहे थे। अ सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मैप्स। कहता है कि इसी तरह के कुछ जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो मैप की दुनिया में हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेसेस ऑन द मैप। अगर हमें मैप पर किसी भी जगह का स्थान निकालना हो, पता करना हो, डिटरमाइन करना हो, तो हम इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, अगला जो कंसेप्ट हमें समझना है वो है लैटिट्यूड का। अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड का हिंदी जो मीनिंग होता है वो होता है अक्षांश, और एक और आगे कंसेप्ट आपको पढ़ना होगा लॉन्गिट्यूड, जिसका मतलब होगा देशांतर। तो ये दोनों जो कंसेप्ट है आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब। कह रहा है कि चलो हम वापस चलते हैं कहाँ पर, ग्लोब की ओर, और ग्लोब को देखते हैं एक बार फिर से। इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑन इट। कहता है जब आप ग्लोब को देखेंगे तो आपको नॉर्थ और साउथ पोल आप आसानी से उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेट द ग्लोब व्हाइल इट रोटेट्स द फिक्स पॉइंट एट द टॉप एंड बॉटम आर द 2 पोल्स। ठीक है, तो ये जो आपने देखा था यहाँ पर ग्लोब्स, तो कह रहा है कि ग्लोब्स को क्या करिए, आप रोटेट कीजिए। ग्लोब को अभी क्या करना है, आपको रोटेट करना है। ठीक है, इस तरह से ग्लोब को घुमाना है। जब ग्लोब को घुमाएंगे तो ये जो दोनों सिरा है, ये जो दोनों सिरा फिक्स वाला सिरा है, ये क्या है, ये तो रोटेट नहीं होगा, तो इसी के ऊपर तो ये रोटेट हो रहा है ना। ये जो ग्लोब है ये क्या हो रहा है, इसी से जो कनेक्टेड है यहीं पर रोटेट हो रहा है, और ये जो दोनों इंड है इसी हम बोलते हैं पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोनों इंड को क्या बोल रहे थे बच्चों, पोल बोलते हैं। तो ऊपर वाले को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे वाले को हम साउथ पोल बोलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, सो हाफ वे बिटवीन देम इज इक्वेटर। अब कह रहा है कि आपको इसी के अगर हम बीचों बीच एक लाइन खींच दे, इसी के बीचों बीच एक लाइन खींच दे, इस ग्लोब के ऊपर एक बीचों बीच लाइन खींच दे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। बीचों बीच एक लाइन खींच दे और इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। इसे और आसानी से समझने के लिए यहाँ पर देखिए, ये जो सर्कुलर पाथ है इसे हम बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन मैंने खींच दिया। अब इमेजिनरी लाइन खींचने के बाद आपको क्या पता चला कि ये जो सर्कुलर या स्फेरिकल जो सिस्टम था ये 2 भागों में बट गया। ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। यानी इस लाइन को हमने क्या बोला, इक्वेटर बोला। अगर मुझे डिफाइन करना हो कि व्हाट इज इक्वेटर, सो वी कैन डिफाइन दैट इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन। इक्वेटर क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। कैसा लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन है विच रन्स वेस्ट टू ईस्ट एंड
एंड डिवाइड्स अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स। अर्थ को क्या करता है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। जो उत्तरी पोर्शन जो होता है, अर्थ के जो उत्तरी पोर्शन होता है उसको हम नॉर्दर्न हेमीस्फीयर बोल देते हैं। जो दक्षिणी पोर्शन होता है उसको साउदर्न हेमीस्फीयर बोलते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये अर्थ के जो दोनों सिरा, जो चपटा वाला पोर्शन है, इसको एक ऊपर वाले को नॉर्दर्न पोल और नीचे वाला को साउदर्न पोल बोलते हैं। इक्वेटर को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं और नॉर्दर्न पोल को हम 90 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। साउदर्न पोल भी 90 डिग्री लैटिट्यूड है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ इक्वेटर के अलावे आप लैटिट्यूड के कंसेप्ट को समझिएगा। अगर आपने ये समझ लिया कि चूंकि अर्थ के बीचों बीच जो इमेजिनरी लाइन क्रॉस होता है वेस्ट से ईस्ट की ओर, उसे हम बोल दिए इक्वेटर। अगर आपने इसे इक्वेटर बोला तो अब क्या बोल रहा है कि ये जो है ना, ये क्या कर रहा है, अब हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम और या आप, कोई भी, आप समझिए कि आप जो है यहाँ पर इस इक्वेटर लाइन पर खड़े हैं। अब इक्वेटर लाइन से आपको बोला जा रहा है, इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन इक्वेटर एंड ट्रैवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स। वन ऑफ द पोल कहने का मतलब क्या हुआ, चूँकि अर्थ के ऊपर हमारे टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, तो 2 पोल है। पहला पोल को नॉर्दर्न पोल बोला, दूसरे पोल को साउदर्न पोल बोला। अब इक्वेटर से थोड़ा जैसे ही ऊपर किसी भी पोल की तरफ बढ़ना शुरू कीजिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप नॉर्दर्न पोल की ओर बढ़ना शुरू किए, तो आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। क्या कवर किया होगा, योर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इंक्रीजेज। अब जैसे जैसे आपने बढ़ा तो आपकी डिस्टेंस क्या भी होगी, बढ़नी शुरू हो गई। और इस पॉइंट पर आप पहुँचे और इस पॉइंट पर मैंने क्या किया, इस पॉइंट से वेस्ट और ईस्ट की ओर एक लाइन खींच दिया और इसे मिला दिया। जब इसे मिलाया तो हमने देखा कि इस इक्वेटर के पैरेलल में एक लाइन हो गया। इस इक्वेटर लाइन के, इस इक्वेटर वाले जो लाइन था बीचों बीच वाले अर्थ के, इसके बीच में, इसके ऊपर आपने देखा कि एक पैरेलल लाइन, यहाँ पर सर्कुलर लाइन जो है वो चल रही है। इसी सर्कुलर लाइन को आपने क्या बोला, इसी सर्कुलर लाइन को आपने बोला पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इसी सर्कुलर लाइन को आपने क्या बोला, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। सो एक चीज़ आपको समझ में आया कि लैटिट्यूड हमें क्या करता है, लैटिट्यूड हमें डिस्टेंस को बताता है। लैटिट्यूड क्या बताता है, डिस्टेंस को बताता है। और ये डिस्टेंस कहाँ से बताता है, तो इक्वेटर से बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है या किसी भी स्थान की जो डिस्टेंस है, इक्वेटर से नॉर्थ की ओर है या साउथ की ओर है। और अगर नॉर्थ की ओर है तो कितना डिग्री पर है वो, और या साउथ पर है तो वो कितना डिग्री पर है। चूँकि ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है और ये 90 डिग्री क्या है, साउथ है। ठीक है, इस तरह से अगर मार्किंग करने के आए तो आप कर देंगे आसानी से। और यहाँ से हर डिग्री पर, हर एक डिग्री पर एक लैटिट्यूड गुजर रहा है। हर एक डिग्री पर क्या करता है बच्चों, एक लैटिट्यूड गुजर रहा है। और ये जो लैटिट्यूड है ये सर्कुलर के रूप में है। ये कैसा है, क्योंकि हमको अर्थ के अपोजिट साइड तो नहीं दिख रहा है ना, तो ये जो लैटिट्यूड है एक सर्कुलर रूप में है। ये लैटिट्यूड जो है सर्कुलर रूप में है एंड दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू द इक्वेटर। एक बात और आपको यहाँ पर समझना है कि जब हमने देखा कि जो लैटिट्यूड है वो सर्कुलर है, ये जो लैटिट्यूड है वो सर्कुलर है, तो सबसे बड़ा एक जो सर्कल होगा अर्थ के ऊपर, सबसे बड़ा जो सर्कल होगा वो कौन होगा, तो वो इक्वेटर होगा। द ग्रेट सर्कल अगर हम बात करें अर्थ पर, दैट इज इक्वेटर। सो लैटिट्यूड कर रहा है कि यहाँ पर देखिए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के बारे में हमने देखा, इट ड्रॉ अ सर्कल अराउंड अर्थ, हमने इसको भी देख लिया। अगेन इट इज ईजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज द इक्वेटर। अगर आपसे पूछता है कि बताइए कि ग्लोब के ऊपर लार्जेस्ट सर्कल कौन है, तो आप बोलेंगे सर लार्जेस्ट सर्कल इज इक्वेटर। वेल द सर्कल मार्क्ड बाय द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ग्रो अ स्मॉलर एज वी मूव नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर आपको समझना है तो आपको इस फिगर को देखना पड़ेगा। जब आप इस फिगर को देख पा रहे हैं तो थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। आपने देखा कि बीचों बीच अर्थ के एक सर्कुलर लाइन गुजरा, इसे हमने क्या बोल दिया, अर्थ के बीचों बीच जो लाइन गुजरा इसे हमने बोल दिया इक्वेटर। हमने क्या बोल दिया, इक्वेटर, और इसको हमने दे दिया 0 डिग्री। क्योंकि लैटिट्यूड को हम डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं और इवन लॉन्गिट्यूड को भी हम डिग्री में ही एक्सप्रेस करते हैं। अब बोलेंगे सर हम डिग्री में क्यों एक्सप्रेस करते हैं, तो लैटिट्यूड और लॉटिट्यूड जो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है उसको हम डिग्री में बाई कन्वेंशन हमने माना है। ये कुछ लोगों ने मिलकर ये एक्सप्रेस किया कि जो डिग्री होगा वही हमारी क्या होगी, मेजरमेंट होगी। तो आपने देखा कि 0 डिग्री जो होता है वो इक्वेटर होता है और ये हमारा क्या होता है, ये हमारे अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है। और इसी के पैरेलल आपने देखा
इसी के पैरेलल कुछ और सर्कुलर लाइन है। तो आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि ठीक है, सबसे ग्रेट सर्कल तो इक्वेटर हो गया, लेकिन जब जैसे ही हम पोल की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे ही ये सर्किल जो है पोल की ओर बढ़ना शुरू हुआ, पोल की ओर बढ़ना शुरू हुआ, तो ये क्या हो गया, नैरो होना शुरू हो गया। पोल की ओर जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ तो ये नैरो होना शुरू हो गया। यानी कि जैसे जैसे पोल से डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, सर्किल की जो आपको वाइडनेस है वो भी घटते जाएगी। सर्किल की जो वाइडनेस है वो क्या होगी, घटते जाएगी। और सबसे छोटा सर्किल कहाँ पर होगा, तो पोल पर होगा। ये आपने देख रहा है नॉर्थ पोल, और इसके ठीक अपोजिट में क्या होगा, साउथ पोल होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और आपने ये भी देख लिया कि जो लैटिट्यूड है वो किस रूप में होता है, सर्कुलर रूप में होता है। लैटिट्यूड जो होता है वो सर्कुलर रूप में होता है। वहीं हम आगे चल के देखेंगे कि जो लॉन्गिट्यूड होगा आपका वो क्या होगा, सेमी सर्कुलर होगा। लॉन्गिट्यूड जो होगा सेमी सर्कुलर होगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से अगर हम अर्थ को डिवाइड कर दें, अर्थ को हम आधा, ये अर्थ हम मान के चल रहे हैं, हमने अर्थ को डिवाइड किया, तो कहीं सेंटर पर आप होंगे, ठीक है। तो सेंटर से मान लेते ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। और इसी को और आगे हमने बढ़ाया तो 0 डिग्री, इसको हमने लैटिट्यूड बोल दिया। अब आगे यहाँ से एक एंगुलर डिस्टेंस बनेगा, एक एंगुलर डिस्टेंस बनेगा, तो ये भी कुछ लैटिट्यूड होगा। फिर यहाँ से एक एंगुलर डिस्टेंस बनेगा, ये भी लैटिट्यूड होगा, ये भी लैटिट्यूड होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, पोल की ओर ये बढ़ते जाएगा, ये पोल की ओर बढ़ते जाएगा। तो ये जो है 0 से 90 डिग्री की ओर, और 0 से 90 डिग्री की ओर, ठीक है, 0 से 90 डिग्री की ओर। सो ये जो लैटिट्यूड होता है ये कैसा डिस्टेंस होता है, तो एंगुलर डिस्टेंस होता है टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल, टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। आई होप यहाँ तक आपको लैटिट्यूड के बारे में पता चल गया होगा। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट। सो लैटिट्यूड इज एक्सप्रेस इन डिग्री, हमने देख लिया। और ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसे हुआ, तो बाई कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन का मतलब है कुछ लोग बैठकर आपस में मिलकर ये मान लिए कि डिग्री में हम एक्सप्रेस करेंगे। सो इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड एंड दैट इज 0 डिग्री। इक्वेटर क्या है, एक लैटिट्यूड है, एंड दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। वेल द लैटिट्यूड ऑफ टू पैरेलल्स, लैटिट्यूड ऑफ टू पोल्स आर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। अगर आपसे पूछ दे कि व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ टू पोल्स, तो आप बोलेंगे सर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ रिस्पेक्टिवली। सो दिस इज नोटेड दैट 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। देर इज अ कनेक्शन, कह रहा है कि देर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट और लैटिट्यूड में क्या है, कुछ कनेक्शन है। वो कनेक्शन क्या है, अराउंड द इक्वेटर, यानी इक्वेटर के आसपास जो होता है क्लाइमेट जो होता है जनरली कैसा होता है बच्चों, हॉट होता है। और उस जोन को हम बोलते हैं, इक्वेटर के आसपास के जोन को बोलते हैं टॉरिड जोन बोला जाता है। इक्वेटर के जो पास क्षेत्र है, ये अगर इक्वेटर है तो इसके पास जो क्षेत्र है इसको टॉरिड जोन बोलता है। और टॉरिड जोन क्यों बोलता है, क्योंकि यहाँ से जो सूरज की किरणें होती है ये यहाँ से इस जोन पर डायरेक्टली पड़ती है। इस जोन पर सूरज की किरणें डायरेक्टली पड़ती है। यहाँ पर सूरज की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ेगी, लंबवत पड़ेगी। इससे थोड़ा जो है कम यहाँ पर इस जोन में पड़ेगा, इस जोन में पड़ेगा, और बहुत ही कम पोल पर पड़ता है। इसीलिए पोल वाला जो एरिया होगा वो कैसा होगा बच्चों, फ्रीज्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फ्लैट है। और जब सूरज की किरणें यहाँ से आएगी तो ये बाईपास कर जाएगी, सूरज की किरणें क्या होगी, बाईपास हो जाएगी। तो पोलर जोन जो होता है, जो पोलर जोन होता है वो फ्रीज्ड होता है। एज यू ट्रैवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द वन ऑफ द टू पोल्स द क्लाइमेट बिकम्स मोर मॉडरेट। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर चलते जाएंगे पोल की तरफ, क्लाइमेट जो है वो कैसा होते जाएगा, मॉडरेट होते जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा व्हेन द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर, और ये कैसा हो जाएगा, फ्रीज्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, फ्रीज्ड हो जाएगा। यू विल लर्न इन साइंस वाई दिस इज सो। तो साइंस में क्या, ऐसा इसलिए हमने आपको बता ही दिया कि ऐसा इसलिए कि सन की जो किरणें हैं पोल की ओर क्या हो जाती है, वहाँ से पास हो जाती है, और सूरज की किरणें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। इसीलिए हमें क्या होता है, वहाँ पर कोल्डर रीजन देखने को मिलता है। अंडरस्टूड। सो आपने देखा कि सपोज मान लेते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक सन बना दिया। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सन बना दिया, और सन की रो जो है देखिए कुछ इस तरीके से पड़ना शुरू हुआ। तो सन की जो रे है कुछ इस तरीके से पड़ना शुरू हुआ। अब आप ही मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा जो है गर्मी कौन से एरिया में होगा,
तो सर इस एरिया में होगा। और अगर हम इसको प्रिसाइजली बोलें तो अगर ये इक्वेटर है तो एक और इमेजिनरी लाइन होता है यहाँ पर 23.5, तो 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, ये वाला जो जोन होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, हॉट जोन बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, टॉरिड जोन भी बोला जाता है। इसको क्या नाम से जाना जाता है, टॉरिड जोन से, यहाँ पर देखिएगा टॉरिड जोन के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे हम जब चलेंगे, आगे हम थोड़ा और बढ़ते हैं, 23.5 से लेके 66.5 डिग्री तक के जो जोन होगा ये मॉडरेट होगा, यानी कि टेम्परेट जोन होता है। ये जो जोन होता है ये कैसा जोन होता है, तो आप बोलेंगे सर ये वाला जो जोन होता है 23.5 से लेके 66.5 नॉर्थ एंड साउथ, 66.5 नॉर्थ एंड साउथ, ये जो होता है टेम्परेट जोन होता है। और ये जो ऊपर वाला जो एरिया होता है ये कैसा होता है, सर ये दोनों छोर जो होते हैं वो फ्रिज्ड जोन होते हैं। वो कैसा होता है, फ्रिज्ड जोन होता है, फ्रिज्ड जोन होता है। तो टेम्परेचर का जो ये 3 जोन आपको ध्यान में रखना है, आपसे एग्जाम में इसे ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है। अब हम समझते हैं बच्चों लॉन्गिट्यूड को। हमने पहले भी बताया था आपको, जो वर्टिकल लाइन होता है ग्लोब पर उसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। आइए एक बार देखते हैं कि ग्लोब पर वर्टिकल लाइन कौन सा है। अब आपने देखा कि यहाँ आपको तो नॉर्थ पोल दिख गया, नीचे में आपको साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर एक लाइन खींची हुई दिख रही है। इस तरह से सेमी सर्कुलर एक लाइन कुछ दिख रहा है आपको। ये जो सेमी सर्कुलर जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट कर रहा है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो एक ऐसा इमेजिनरी लाइन विच कनेक्ट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूड। ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड को चूंकि हमें लेना था तो उसके लिए भी हमें जिस तरीके से हमने एक रेफरेंस पॉइंट इक्वेटर हमने लिया था यहाँ पर लैटिट्यूड के लिए, उसी तरह से यहाँ पर लॉन्गिट्यूड के लिए हमने लिया है प्राइम मेरिडियन। क्या लिया है, प्राइम मेरिडियन। क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड को हमने क्या बोला, मेरिडियन। अब मेरिडियन में भी कुछ खास होगा जहाँ से हमने रेफरेंस लिया, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, प्राइम मेरिडियन। अच्छा, अब ये कैसे पता चला कि सर यही प्राइम मेरिडियन होगा, यानी 0 डिग्री, ये जो 0 डिग्री है ये भी 0 डिग्री है, ध्यान रहे ये भी 0 डिग्री है। और प्राइम मेरिडियन अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। 2 बराबर भागों में तो बांटता है, लेकिन हेमिस्फीयर कौन सा हो जाता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटने का जो काम है वो हमारा लॉन्गिट्यूड करता है। लॉन्गिट्यूड क्या है, तो लॉन्गिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है विच कनेक्ट्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल्स। ओके। अब बात रही प्राइमरी लाइन की, तो सॉरी प्राइम मेरिडियन की। तो प्राइम मेरिडियन जो है ना बच्चों, प्राइम मेरिडियन कहाँ से लिया गया है, वहाँ देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है उसके बारे में डिटेल से। टू मेजर लॉन्गिट्यूड वी नीड टू डिफाइन द रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। अगर हमको लॉन्गिट्यूड को मेजर करना है तो हमने क्या किया कि एक रेफरेंस पॉइंट लिया जिसे प्राइम मेरिडियन बोला। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। इसी हम प्राइम मेरिडियन के अलावे और किसी नाम से जानते हैं, तो ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों जानते हैं, इसी प्राइम मेरिडियन को हम ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से क्यों जानते हैं, बिकॉज इन द ईयर 1884 1884 की बात है कि कुछ नेशन जो है डिसाइड किए कि जो मेरिडियन, वो मेरिडियन जो ग्रीनविच से पास हो रहा है, वो मेरिडियन जो ग्रीनविच से पास हो रहा है, और ये ग्रीनविच कहाँ पर था, तो लंदन यानी कि इंग्लैंड में था। वो यही मेरिडियन क्या होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेगा फॉर किसके लिए, फॉर प्राइम मेरिडियन। यही हमारा क्या बनेगा, रेफरेंस पॉइंट बनेगा। और इसीलिए इसी लाइन को क्या मार्क कर दिया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मार्क कर दिया। इसी प्राइम मेरिडियन को क्या मार्क कर दिया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मार्क कर दिया। सो जस्ट लैटिट्यूड is a measures of the distance from the equator. If you travel towards one of the poles, longitude is the measures of distance from the prime meridian. जिस तरीके से लैटिट्यूड हमको डिस्टेंस बता रहा था इक्वेटर से लॉन्गिट्यूड भी हमको डिस्टेंस बता तो रहा है, लेकिन उसका रेफरेंस पॉइंट कौन हो गया, प्राइम मेरिडियन हो गया। ओके। इफ़ यू ट्रैवल अलोंग द इक्वेटर, ओके, लॉन्गिट्यूड 2 इज मेजर्ड इन डिग्री। लॉन्गिट्यूड को भी हम किस में मेजर करते हैं, तो डिग्री में मेजर करते हैं। वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड इट इंक्रीजेज इन वैल्यू फ्रॉम 0 to 180। अब बात रही कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, तो हमने देखा था कि लैटिट्यूड जो था वो 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ रहा था,
0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ रहा था, 0 से कैसा था 90, यानी 90 नॉर्थ 90 साउथ। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बोले तो 181 होता है। 181 क्यों, ये 90 180 और ये जो 0 डिग्री वाला है उसे भी 1 काउंट करते हैं, तो 180 + 1 टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड पूछे तो 181 होता है। वहीं लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें, लॉन्गिट्यूड में यहाँ ध्यान दीजिएगा, लॉन्गिट्यूड क्या है, ये यहाँ पर से देखिए एक एक डिग्री के अंतराल पर आपको लॉन्गिट्यूड दिख जाएगा, एक एक डिग्री के अंतराल पर आपको लॉन्गिट्यूड दिख जाएगा। लेकिन लॉन्गिट्यूड क्या है, अगर हम इसको इस तरह से ओपन फॉर्म में रखें, इसको इस तरह से 0 डिग्री, हमने इसको प्राइम मेरिडियन बोल दिया, हमने इसको क्या बोल दिया, प्राइम मेरिडियन बोल दिया। तो प्राइम मेरिडियन बोला तो ये क्या होगा, वेस्ट की ओर 180 डिग्री चलेगा और ईस्ट की ओर भी 180 डिग्री होगा लॉन्गिट्यूड को जब हमको रिप्रेजेंट करना होगा। तो हर एक डिग्री पर क्या होगा, एक मेरिडियन होगा, 0 से लेके वो 180 डिग्री ईस्ट और 0 से लेके 180 डिग्री वेस्ट। लेकिन ध्यान दीजिए, चूँकि अर्थ क्या है, सर्कुलर है, तो ये जाके वापस मिलेगा, तो ये जो 180 होगा ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो वहाँ जब जिस पॉइंट पर ये कॉमन होगा वहाँ पर से हम 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट ऐसा नया लिख करके सिर्फ 180 डिग्री लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 180 डिग्री लिख देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड अगर आपको गिनना हो तो 179 + 179 प्लस 0 डिग्री वाला को 1 वैल्यू ले लेते हैं और 180 डिग्री वाला को भी 1 वैल्यू ले लेते हैं, तो 2 वैल्यू ये और ये दोनों मिला के टोटल कितने हो गए, 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया। 360 टोटल आपको लॉन्गिट्यूड हो गया। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और हमें क्या बताता है बच्चों, लॉन्गिट्यूड हमें टाइम भी बताता है। लॉन्गिट्यूड हमें क्या बताता है, टाइम भी बताता है। ध्यान रहे कि जब भी इंडियन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात होगा, इंडिया की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात होगा, तो उसमें 2 अल्फ़ाबेट आपको जनरली देखने को मिलेगा, एक है नॉर्थ और दूसरा है ईस्ट। अब ये दोनों नॉर्थ और ईस्ट ही क्यों देखने को मिलेगा, वेस्ट और साउथ क्यों नहीं देखने को मिलेगा, उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसका रीज़न ये है बच्चों कि सपोज ये अगर अर्थ है और अर्थ को हमने इक्वेटर लाइन से डिवाइड किया था, इक्वेटर लाइन से हमने डिवाइड किया था 0 डिग्री, और इंडिया की पोजीशन कुछ यहाँ पर है, हमने एक और इमेजिनरी लाइन से डिवाइड किया था अर्थ को, वो था ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमने देखा कि ये वाला तो एरिया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला एरिया था साउथर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला जो एरिया था वो क्या था, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में पड़ रहा है, तो आप बोलेंगे सर इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है। इसीलिए यही दोनों अल्फ़ाबेट का यूज होता है इंडियन कोऑर्डिनेट में। आपको मालूम होगा कि इंडिया की जो लैटिट्यूड है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। तो अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो टेम्परेचर जोन में आपने देखा था कि 0 से लेके 23 डिग्री 23.5 तक, 0 से लेके 23.5 नॉर्थ और 0 से लेके 23.5 साउथ तक जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, ट्रॉपिकल होता है। और इसके बाद जो टेम्परेचर होगा 66.5 तक वो कैसा होगा, टेम्परेट होगा। तो आप देख पाएंगे कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है इंडिया का वो ट्रॉपिकल में भी पड़ता है और टेम्परेट में भी पड़ता है। इसीलिए इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया का जो टेम्परेचर जोन है वो दोनों में पड़ेगा, ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों में भी पड़ता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, ये 2 कोऑर्डिनेट हैं किसके, किसी भी स्थान के। विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ। अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाता है तो आप किसी भी स्थान को अर्थ के ऊपर लोकेट आसानी से कर पाएंगे। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड अ स्टेटमेंट सच दैट दिल्ली लाइज एट 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि आप एक मैप ले लीजिए, सपोज ये मैप है और आपको क्या बोला, 29 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री। ध्यान दीजिए कि ये जो है हमारा, ये वाला जो वर्टिकल लाइन होने वाला है ये हमारा क्या होने वाला है, लॉन्गिट्यूड, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होने वाला है ये हमारा क्या होने वाला है, लैटिट्यूड। अब हमें दिल्ली के बारे में पता करना है तो ये हमें 30 डिग्री बता दिया, तो यहाँ से 1 डिग्री नीचे ले लीजिए, और यहाँ पर बोल रहा है 77, तो ये 80 है, तो कुछ यहाँ आप ले लीजिए। तो इसी के नीचे एक लाइन खींचिए और यहाँ से एक लाइन खींचिए, जहाँ पर ये मिलेगा दोनों वहीं पर क्या हो जाएगा, दिल्ली की पोजीशन हो जाएगी, वहीं पर क्या हो जाएगी, दिल्ली की पोजीशन होगी। सो विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वी कैन इजीली लोकेट एनी प्लेस, ओके, ऑन द मैप।
पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड टुगेदर ऑन द ग्लोब एज ब्लू लाइन्स, यानी भी आपको जो दर्शाया गया है। ऑल द लाइन्स टुगेदर कंस्टिट्यूट अ ग्रिड फॉर द ग्लोब, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रिड लाइन। चूँकि सारे जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्रिड का काम करते हैं, इसलिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम ग्रिड लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सारे जगहों को अपने मैप पर दिखाना है। इनका कोऑर्डिनेट पता कीजिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता कीजिए और देखिए, या अपने मैप को लीजिए और इन जगहों पर देखिए कोलकाता कहाँ है, महाराष्ट्र कोलकाता कहाँ, महाराष्ट्र कहाँ पर है, सिंगापुर कहाँ पर है, पेरिस कहाँ पर है, और उसका आप कोऑर्डिनेट जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, तो ग्रीनविच मेरिडियन क्या है, ये वो मेरिडियन है जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं। जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ब्रिटेन में जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ से पास होने वाली लाइन है उसे ही ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं। फिर हमने देखा कि जो प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन, इसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, ध्यान रहे। ये प्राइम मेरिडियन हमारे अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है, वो होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। वहीं पर एक और इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सौदर्न हेमिस्फीयर। तो ये बहुत ही अच्छा फिगर दे रखा है यहाँ पर। अर्थ को ऊपर और नीचे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सौदर्न हेमिस्फीयर में कौन डिवाइड करता है, इक्वेटर डिवाइड करता है। अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन डिवाइड करता है, तो आप बोलेंगे सर ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन इसको डिवाइड करता है। यहाँ पर देखिए, डोंट मिस, ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, there were others in the past. In fact, many centuries before Europe, India and had a prime meridian of its own. कहता कि ये पहला मेरिडियन नहीं है, बहुत साल पहले क्या था कि इंडिया और यूरोप में भी प्राइम मेरिडियन हुआ करते थे, अपना अपना प्राइम मेरिडियन था, अपना अपना प्राइम मेरिडियन था। वॉज कॉल्ड मध्य रेखा, उसी को हम बोलते थे मध्य रेखा बोलते थे। एंड पासिस थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैनी, यानी आज के जो उज्जैन है वहाँ से पास होता था। विच वॉज रेपुटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मेनी सेंचुरीज। फिर कहता कि 12 मेरी अ फेमस एस्ट्रोनॉमर लिव्ड एंड वर्कड देयर सम 1500 years ago. Indian astronomers were aware of the concept of latitude and longitude, including the need for the zero or prime meridian. The Ujjaini meridian became a reference for calculation in all Indian astronomical tests. अगर आपसे पूछता है कि पहले इंडिया के लिए कौन प्राइम मेरिडियन का काम करता है, तो वो लाइन जो उज्जैन से गुजरती थी वही प्राइम मेरिडियन का काम करता था। ठीक है, वही क्या करता था, प्राइम मेरिडियन का काम करता था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये क्या बता रहा है, ये जो लाइन था वही लाइन था जो उज्जैन से गुजरती थी। उज्जैनी प्राइम मेरिडियन जो पहले यूज होता था, अभी नहीं होता है। अभी जो गुजरती है वो कहाँ से गुजरती है, 82.5 डिग्री से गुजरती है, 82.5 डिग्री से गुजरती है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे जब टाइम कैलकुलेशन की बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन, तब हम इसकी चर्चा करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो फिर मिलते हैं अगला सेशन में, और उसमें हम बात करेंगे कि टाइम जोन अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट दे दे तो टाइम कैसे पता कर पाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं आपको बोले कि आपने 24 डिग्री से अपनी जर्नी स्टार्ट किया, तो 82 डिग्री तक जाते जाते आपको टोटल कितना समय लगेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत की टाइम जो है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से यानी प्राइम मेरिडियन से कितना आगे है। ठीक है, वहाँ की टाइम जो प्लेस प्राइम मेरिडियन पर है वहाँ के टाइम से भारत की टाइम कितना आगे है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जाता है। हम ये भी देखेंगे कि जो इंडियन स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है, अभी जो मेरिडियन हम देखते हैं जिसके लिए जहाँ से हम टाइम का रेफरेंस लेते हैं, वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इस चीज़ों की भी चर्चा हम लोग अगले वाले वीडियो में करते हैं। बस दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिले। धन्यवाद।